हाइफी दिखाई हुई है यहाँ पे अलग अलग टाइप की। डायग्राम मिल गया बेटा सबको? पहले तो ये बताइए, पहले तो ये ग्रुप पे कंफर्म करिए कि जो डायग्राम है वो सबको मिल गया ना। डायग्राम से क्लियर रहेगा सबको या फिर यहाँ प्लॉट करूं डायग्राम? तो डायग्राम आपको मिल चुका है सबको। तो डायग्राम में देखिए यहाँ पे 3 डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम है सेप्टेट हाइफी, सेकंड इज सिनोसिटिक नॉन सेप्टेट हाइफी, थर्ड इज सूडो हाइफी। देखिए सेप्टम का मतलब क्या रहता है? सेप्टम, देयर इज अ टर्म सेप्टम। सेप्टम का मतलब है जो चीज डिवाइड कर रही है, डिवीजन। लेट्स सपोज दिस इज ए रूम, ये आपका एक रूम है, क्लियर? अब इस रूम का अंदर आप देख रहे हैं एक कोई कुछ स्पेस नहीं है। लेट्स सपोज यहाँ पे बीच में एक पार्टीशन आ गया। हाइफी बेटा मैंने बता दिया है, कल ही हमने डिस्कस कर लिया था। हाइफी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। हाइफी से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो माइसीलियम फंजाई जो रहती है ना, इसका जो बॉडी रहती है इसमें क्या रहता है, इसमें पूरा का पूरा आपका एक नेटवर्क रहता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का। दैट नेटवर्क इज नोन एज माइसीलियम। और वो सिंगल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हाइफी बोला जाता है। सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हाइफी बोलते हैं। लास्ट सेक्शन में बेटा हुआ था हमारा टॉपिक, क्लियर? सो इसकी मैं बात कर रहा था, ये रूम है। रूम के बीच में लेट सपोज आपने कोई पार्टीशन कर दिया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपने बीच में पार्टीशन कर दिया। सो दिस इज नोन एज सेप्टम, इसको बोला जाता है सेप्टा। दिस इज नोन एज सेप्टम। अब आप उस हाइफी वाले डायग्राम को देखिए, वो जो हाइफी वाला डायग्राम आपको भेजा था उस डायग्राम में देखिए, आपको दिख रहा है जो हाइफी डायरी है उसमें 2 टाइप से है। एक हाइफी जो ऐसी है जिसमें हाइफी के बीच में कुछ डिवीजन नहीं है। एक हाइफी ऐसी है जिसमें न्यूक्लियस एक कॉमन प्रोटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं। एक तो ये वाला था। दूसरी हाइफी ऐसी है जिसमें क्या हुआ कि हर सेल के 2 सेल्स के बीच में डिवीजन है। डिवीजन कैसी है वो अलग बात है, लेकिन हर 2 सेल्स के बीच में, नेबरिंग सेल के बीच में डिवीजन है। इस डिवीजन को क्या बोला जाता है? दिस डिवीजन इज नोन एज सेप्टम। इस डिवीजन को बोला जाता है सेप्टम। दिस डिवीजन इज नोन एज सेप्टम। क्या बोल रहे हैं आप इसको? सेप्टम बोल रहे हैं। तो अगर मान लो सेप्टम प्रेजेंट है तो इट इज नोन एज सेप्टेट हाइफी, इसको बोला जाता है सेप्टेट हाइफी। और अगर सेप्टम एब्सेंट है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सेप्टम इज एब्सेंट, दिस इज नोन एज एसेप्टेट हाइफी, इसको बोला जाता है एसेप्टेट हाइफी। क्लियर? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइफी, one is your septate hyphae and other is your aseptate hyphae. What is septate hyphae? Septum present है। What is aseptate hyphae? Septum absent है। अब जो डायग्राम आपको दिया गया है उसमें 3 डायग्राम है। तीसरा जो डायग्राम है वो ईस्ट सेल का है, आपको ध्यान होगा सूडो हाइफी या सूडो माइसीलियम का था, कल भी हमने बात की थी। जो तीसरा डायग्राम दिया है ना उसमें वो सूडो हाइफी सूडो माइसीलियम एक ही बात है, उसकी बात चल रही है। सो अब एक एक करके हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं एसेप्टेट हाइफी की। एसेप्टेट हाइफी की अगर हम बात करें तो एसेप्टेट हाइफी में फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेप्टम इज एब्सेंट। सेप्टम क्या रहेगा? साथ साथ लिखते रहिएगा बेटा। सेप्टम क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। इन केस ऑफ एसेप्टेट हाइफी सेप्टम क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। जब सेप्टम एब्सेंट रहेगा तो सारे के सारे न्यूक्लियस कॉमन प्रोटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं। एक और डायग्राम भेजता हूं, उस डायग्राम को देखिए। वैसे तो इस सेल स्ट्रक्चर का डायग्राम है लेकिन फिर भी इस डायग्राम को देखिएगा। लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम किसका है? ये एक डायग्राम है जो एसेप्टेट हाइफी का थोड़ा ब्रॉड व्यू शो कर रहा है। एसेप्टेट हाइफी का थोड़ा सा ब्रॉड व्यू शो कर रहा है ये डायग्राम। अब क्या है कि इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हाइफी है, आपकी जो हाइफी है उसमें जो न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है, अंदर की तरफ आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म, सब कुछ वो चीजें प्रेजेंट है। अब सारा का सारा जो मैटर है वो फ्लोट कर रहा है। वॉइस ऑडिबल नहीं है बेटा? सबके साथ प्रॉब्लम है ऑडिबिलिटी के? कोई बात नहीं, जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, बोल दीजिएगा। जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा उसे हम दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम क्या है बेटा? एसेप्टेट हाइफी के केस में क्या है? न्यूक्लियस जो है वो कॉमन, बीच में क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, हालांकि इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस होता है। बीच में प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस एक कॉमन प्रोटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं। न्यूक्लियस कॉमन प्रोटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं।
तो होगा क्या, दिस कंडीशन दैट्स व्हाई इज नोन एज सिनोसिटिक कंडीशन। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोसिटिक कंडीशन। इस टर्म को बोला जाता है सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक का मतलब, सिनोसिटिक या फिर दूसरे टर्म इसके लिए यूज कर ली जाती है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम रिलेट करते हैं। क्या आपको ध्यान है, मैं एक चीज पढ़ी थी, प्लाज्मोडियम, ध्यान आपको? किसके केस में पढ़ा था हमने? स्लाइम मोल्ड से केस में एक चीज पढ़ी थी, प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोल्ड से केस में हमने प्लाज्मोडियम पढ़े थे। अब देखो बहुत ध्यान से, क्या चीज, प्लाज्मोडियम और जो सेप्टेड एसेप्टेड हाइफी है, ये लगभग सेम सी स्ट्रक्चर नहीं होगी। प्लाज्मोडियम जो था वो क्या था, प्लाज्मोडियम में जो स्लाइम मोल्ड्स थे उनमें क्या था, प्लाज्मोडियम में जो स्लाइम मोल्ड्स थे उनमें एक कॉमन प्रोटोप्लाज्म था, जिस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या था, सारे के सारे न्यूक्लियस फ्लोट कर रहे थे, वो प्लाज्मोडियम था। अब प्लाज्मोडियम क्या होती है, प्लाज्मोडियम इज द प्रोटिस्ट, वो तो प्रोटिस्ट था एक। लेकिन ये कंडीशन मैच कर रही है, एसेप्टेड हाइफी वाली कंडीशन मैच कर रही है। अब इसको आपने सिनोसिटिक कंडीशन क्यों कहा? सिनोसिटिक कंडीशन देखो, एक टर्म होती है सिन फ्यूजन, वो सिनसीशियम होता है, वैसे उसमें SIN आता है, लेकिन ऐसी कंडीशंस को सिनसिटिक कंडीशन बोल दिया जाता है। सिनसिटिक कंडीशन का मतलब है कि सबका साइटोप्लाज्म कॉमन है और न्यूक्लियस से एक कॉमन मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं। That's why this condition is multinucleated condition. That's why this is the सिनोसिटिक कंडीशन। ये टर्म ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन पूछेगा तो एसेप्टेड हाइफी दे देगा, नहीं तो क्या कहेगा, सिनोसिटिक हाइफी का नाम दे देगा। जनरली अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो सिनोसिटिक हाइफी दे देगा नाम, या एसेप्टेड, दोनों में से कोई भी नाम वो दे सकता है, इसलिए दोनों टर्म्स को ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। सेप्टम एसेप्टेड हाइफी में क्या सेप्टम कभी भी अपीयर नहीं होते? नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। एसेप्टेड हाइफी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या इनमें सेप्टम कभी भी अपीयर नहीं होते? सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं, इस पॉइंट को भी ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज दिस पॉइंट? सेप्टा अपीयर, इनमें सेप्टा अपीयर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेप्टा अपीयर इन एसेप्टेड हाइफी बट ओनली एट रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। सेप्टा अपीयर होंगे, लेकिन कब अपीयर होंगे? रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के टाइम पे, जब फंजाई को रिप्रोडक्शन करनी है, जब उसे स्पोर बनाने हैं, चाहे सेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, उस टाइम पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो वो कहेगा कि आपके सेप्टा अपीयर, सेप्टा होते हैं सेप्टेड हाइफी में, नहीं सेप्टा नहीं होते, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के टाइम पे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। सेकंड थिंग, दिस कंडीशन इज आल्सो कंसीडर्ड एज एसेल्युलर कंडीशन। ये हमने सुबह भी बात की थी ग्रुप पे, ए सेलुलर कंडीशन की हम सुबह बात कर रहे थे। इस कंडीशन को ए सेलुलर, मैंने कहा था प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ये टर्म यूज कर लेते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल मतलब जिसमें सिर्फ प्रोटोप्लाज्म है। तो अब ये जो एसेप्टेड हाइफी इसमें है क्या, एसेप्टेड हाइफी में सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसलिए इसको ए सेलुलर कंडीशन भी कंसिडर कर लेते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्लियर कंसिडर कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है सेप्टेड पे। सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब बेटा क्या होता है? सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब है कि सेल सारे फ्यूज कर गए हैं। इस डायग्राम को देखो, जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, लुक एट दिस डायग्राम। ये सेल है, ठीक है, ये सारे के सारे फ्यूज कर गए, इनका साइटोप्लाज्म कॉमन हो गया और न्यूक्लियस कॉमन प्रोटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। न्यूक्लियस जो है कॉमन प्रोटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। मैं कह सकता हूं दिस इज सिनोसिटिक कंडीशन। हालांकि इसमें सिनसीशियम टर्म भी यूज कर ली जाती है, लेकिन यहां हम टर्म जो यूज कर रहे हैं सिनोसिटिक कंडीशन, इसको बोला जाएगा सिनोसिटिक कंडीशन, कि सबका कॉमन जो न्यूक्लियस है वो फ्लोट कर रहा है। ए सेल्युलर कंडीशन का मतलब बेटा, ए सेल्युलर जो थी, मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताई थी, ए सेल्युलर जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है, ये प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने जूलॉजी में पढ़े होंगे, सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है। तो ए सेलुलर जो है वो सिंगल सेल प्रोटोप्लाज्मिक के लिए यूज कर लिया गया। क्लियर बेटा? तो अब मैं सेकंड पे आ रहा हूँ। द सेकंड वन इज, ये आपका था ए सेलुलर, सेकंड इज सॉरी ए सेप्टेड कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन कौन सी आती है? सेप्टेड कंडीशन। सेकंड कौन सी है? सेप्टेड कंडीशन। तो व्हाट इज सेप्टेड कंडीशन? व्हेन सेप्टम इज प्रेजेंट, हाइफी विद सेप्टम, जिसमें सेप्टम प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज
सेप्टेड कंडीशन। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो अभी मैं बात कर रहा था, लास्ट जो हमने अभी बात की थी कि लेट सपोज दिस इज हाइफी, ये आपका क्या है, हाइफी है, ये न्यूक्लियस है, और इन न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ सेप्टम प्रेजेंट है। तो ये जो सेप्टम है, इस सेप्टम की मैं बात कर रहा हूं, ये सेप्टम कभी भी कंप्लीट नहीं होता। सेप्टम की बात ध्यान से सुनिए, सेप्टम इज नॉट कंप्लीट। क्यों नहीं हो सकता सेप्टम कंप्लीट? अगर आपसे पूछा जाए कि सेप्टम कंप्लीट होता है, नहीं, सेप्टम कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसको ध्यान से समझो। लेट्स सपोज ये आपका एक फंगल हाइफी है, ये मास है फंगल हाइफी का, दिस इज माइसीलियम, ये आपका क्या है, माइसीलियम है, ये फंगल हाइफी का माइसीलियम है, क्लियर। और लेट्स सपोज कि इसको यहाँ से फूड मिला, यहाँ से इसको फूड मिला इस तरफ से, इसने अब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया इस तरफ से। अब क्या होगा कि ये जो फूड इस साइड से अब्सॉर्ब हुआ है, वो पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? अगर आपका हाइफी कंप्लीट सेप्टम के साथ हुआ, तो यहां से फूड इस सेल में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, इसलिए सेप्टम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। उसमें छोटे छोटे पोर होंगे, या एक बड़ा पोर होगा, या हम टाइप्स ऑफ सेप्टम अभी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ का मेरा पॉइंट क्या है कि सेप्टम कंप्लीट नहीं होता। सेप्टम कंप्लीट इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर सेप्टम कंप्लीट हो जाएगा तो एक जगह से अब्सॉर्ब किया हुआ फूड पूरी फंजाई की हाइफी में, पूरी फंजाई की जो स्ट्रक्चर होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। दैट्स व्हाई सेप्टम कंप्लीट नहीं होता, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सो नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल। सेप्टेड कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल जो रहते हैं, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। मींस यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो सकती है, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो सकती है, इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, क्लियर। तो जो ए सेप्टेड हाइफी है, सेप्टेड हाइफी जो मिलेगी वो किसमें मिलेगी, हायर फंजाई में। सेप्टेड हाइफी जो मिलता है वो हायर फंजाई में मिलती है। इसी ये भी एक बेसिस है, जैसे हम एल्गी में पढ़ेंगे कि आप एल्गी को किस बेसिस पे डिवाइड करते हो, पिगमेंट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। वैसे ही हम फंजाई में पढ़ेंगे कि आप फंजाई को किस बेसिस पे डिवाइड करते हो। उनमें से एक बेसिस ये भी है कि सेप्टम है या नहीं है। तो हायर फंजाई में सेप्टम मिलेगा, लोअर फंजाई में, लोअर फंजाई क्या होती है, हायर फंजाई लोअर फंजाई, ये बेटा हम क्लासिफिकेशन के टाइम पे पढ़ेंगे। लोअर फंजाई के अंदर जो कंडीशन मिलेगी दैट इज एसेप्टेड कंडीशन, उसको बोला जाता है एसेप्टेड कंडीशन, क्लियर। तो हमने अब दो कंडीशन पढ़ी हमने, सेप्टेड कंडीशन एंड एसेप्टेड कंडीशन, यहां तक क्लियर है। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेप्टम। अगर सेप्टम प्रेजेंट है तो सेप्टम के टाइप कितने हैं, टाइप्स ऑफ सेप्टम। नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूं, टाइप्स ऑफ सेप्टम, क्लियर। सो देयर आर फॉलोइंग 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस होती हैं सेप्टम के टाइप को लेके, ध्यान से समझिएगा इन कंडीशंस को। 3 कंडीशंस कौन कौन सी रहती हैं? द फर्स्ट इज कंप्लीट सेप्टम, हालांकि उसे कंप्लीट सेप्टम बोल दिया जाता है, लेकिन उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट सेप्टम नहीं होता। तो द फर्स्ट कंडीशन इज, फर्स्ट कंडीशन दैट इज कंप्लीट सेप्टम, क्लियर। मैं डायग्राम भेजता हूं, पहले हम तीनों डायग्राम को देखेंगे फिर समझेंगे इस चीज को। थर्ड कंडीशन जो है दैट इज ऑफ सिंपल पोर सेप्टम, एंड जो फोर्थ कंडीशन जो ब्लू कलर का डायग्राम बड़ा करके दिखाया हुआ है दैट इज योर डॉलीपोर सेप्टम। तीसरा जो टाइप है डॉलीपोर सेप्टम, क्लियर। तो जो फर्स्ट कंडीशन आती है दैट इज कंप्लीट सेप्टम की कंडीशन है। हालांकि नाम में कंप्लीट सेप्टम आ रहा है, ऑल्दो अपीयर कंप्लीट, ये लगता ऐसे है कि कंप्लीट है,
दिखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल कंप्लीट है। ऑडियो क्लियर है बेटा? जिसने लिखा था ऑडियो क्लियर नहीं है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, जो भी पॉइंट होता है वहां पे स्टार डाल के छोड़ दिया करो, अगला लेक्चर मिस मत किया करो, नेक्स्ट पॉइंट मिस मत किया करो। जहां पे भी तुम्हें लगे कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया उसे स्टार डाल के छोड़ दिया करो, ताकि हम उससे बाद में डिस्कस करें। ऑल्दो अपीयर कंप्लीट, वैसे तो कंप्लीट होता है, अपीयर मैंने कहा ना दिख कंप्लीट रहा होता है, बट इट पसेस कंप्लीट सेप्टम का बेटा फर्स्ट वाला डायग्राम जो मैंने भेजा, बट इट पसेस माइक्रोपोर्स, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रोपोर्स होते हैं, विद प्लाज्मोडेस्मेटा। पहले मैं पॉइंट लिखता हूं फिर समझाऊंगा मैं। विद प्लाज्मोडेस्मेटा, ये कंडीशन किसमें मिलती है? ड्यूटीरोमाइसिटीज में। बट इस ड्यूटीरोमाइसिटीज ये ग्रुप है, हम क्लासिफिकेशन में पढ़े। आवाज नहीं आ रही है बेटा? थिंक इस एंड पे तो प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी नहीं आ रही है बेटा आवाज? क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने मेरे लैपटॉप पे जूम क्लास मेरे पैरेलल चल रही है सामने ना, लैपटॉप पे व्हाट्सएप का ग्रुप तुम्हारा और जूम क्लास मेरे पैरेलल चल रही है, क्योंकि मुझे दिखता रहता है सामने कि अगर मान लो पेज इधर उधर हो रहा है तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ उसको, वो इसीलिए मैंने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है इसको। कोई बात नहीं, अगर आवाज का इशू होगा तो बेटा ऑडियो लेक्चर बाद में, सॉरी वीडियो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, कल भी मिल गया होगा आई थिंक सबको। सो दिस इज कंप्लीट सेप्टम। सेकंड इज सिंपल पोर सेप्टम। जो सेकंड कंडीशन आती है दैट इज सिंपल पोर सेप्टम। अब उन दो डायग्राम में आपको मेनली दिखाया क्या गया है? उन दो डायग्राम में आपको जो मेनली दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है? लुक एट दिस, दिस इज अ स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर। यहां क्या है? बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, इसलिए उनको माइक्रो पोर्स बोल दिया गया। और इस कंडीशन में क्या है? एक सेंट्रल लार्ज पोर है। अब इन दो कंडीशन में फर्क रहता है। यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे पोर्स हैं इस कंडीशन में, दीज आर नोन एज माइक्रोपोर्स, इनको बोल दिया गया माइक्रोपोर्स। और यहां बीच में एक सिंपल पोर प्रेजेंट है। पहली बात तो ये जो हमने पहले डिस्कस की कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको जो कंडीशन मिलेगी वो पूरी की पूरी कंप्लीट सेप्टम के पास मिलेगी। इसमें से क्योंकि मैटर ट्रांसफर चल रहा होता है, मैटर ट्रांसफर चल रहा होता है, तो सेप्टम कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। अब क्या होता है कि पोर बहुत छोटा है, दिखने में हमें कैसा लगेगा? कंप्लीट सेप्टम लगेगा, तो कंप्लीट सेप्टम है। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? इसमें जो टर्म आई थी प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन सेल बायो में हम पढ़ेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल्स में मिलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। जैसे आपने गैप जंक्शन पढ़ा हुआ एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स में क्या होता है? गैप जंक्शंस होते हैं। बिल्कुल प्लाज्मोडेस्माटा में भी पोर ही होते हैं, उसका फंक्शन भी ये होता है, वो साइटोप्लाज्म कनेक्ट करके रखता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है? व्हाट इज दिस कंडीशन? इस कंडीशन में पोर का साइज बड़ा है, तो सारा जो एक्सचेंज चल रहा है वो यहां से चल रहा है। सो दिस, इसमें पोर क्लियर कट नजर आएगा, इसमें जो पोर है वो बिल्कुल क्लियर कट नजर आएगा बेटा। अच्छी बात है बेटा। सो सिंपल पोर सेप्टम, ये कंडीशन किसमें मिलेगी? दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज, इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड इन सम मेंबर्स ऑफ ड्यूटीरोमाइसिटीज। ये जो नाम है ना, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटीरोमाइसिटीज, ये आपको मिलेगी कंडीशन के। हम जब ग्रुप पढ़ेंगे ना, तब हम 5 ग्रुप पढ़ने वाले हैं। जो फंजाई के अंदर जो 5 ग्रुप हम पढ़ेंगे ना, वो माइसिटीज है, जाइगोमाइसिटीज है, ये 5 ग्रुप हम पढ़ेंगे। वो माइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, ये क्लासिफिकेशन में आएगा। ये टर्म मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार आएगा ये। हाँ जी, प्लाज्मोडेस्माटा बेटा प्लांट में होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट एक्चुअली जहां सेल वॉल मिलती है ना, वहां पे प्लाज्मोडेस्माटा आपको मिलेगा। ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटीरोमाइसिटीज, ये 5 ग्रुप हमने पढ़ने हैं, जिनको डिटेल में हम पढ़ेंगे फंजाई में। तो ये बार बार नाम आएंगे, मतलब फंजाई के जो मेन क्लासिफिकेशन में हमें ग्रुप पढ़ेंगे ना, वो हमने 5 पढ़ने हैं। क्लियर? तो जैसे आपने स्पंजेस में आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो, आप क्लासेस पढ़ते हो, वैसे हम इसमें भी यही क्लासेस पढ़ने वाले हैं। ओमाइसिटीज, जाइगो, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटीरोमाइसिटीज। तो ये किस में मिलने? पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना कि इनमें तो सेप्टम मिलता ही नहीं है।
दीज आर लोअर फंजाई, इनको बोला जाता है लोअर फंजाई। जो वो और जाइगोमाइसिडीज होते हैं ना, इनको लोअर फंजाई बोला जाता है। तो इनमें तो सेप्टम मिलता ही नहीं है। सेप्टम किन में मिलेगा? सेप्टम इनमें मिलेगा। तो सेप्टम मिलेगा इनमें। हम टाइप्स ऑफ सेप्टम पढ़ रहे हैं, तो हमने पढ़ा कि जो कंप्लीट सेप्टम है वो डिटिरोमाइसिडीज से कुछ मेंबर में मिलता है, सिंपल पोर सेप्टम एस्को डिटिरोमाइसिडीज के मेंबर में मिलता है। क्लियर? सो द नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, दिस इज सिंपल पोर सेप्टम। ये आपका क्या था? सिंपल पोर सेप्टम था। एक सिंपल पोर सेप्टम में एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट हो रहा है, व्हाट इज द केस ऑफ सिंपल पोर सेप्टम? इन केस ऑफ सिंपल पोर सेप्टम, फोर्थ ग्रुप बेटा क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे हम, बेसिडियोमाइसिडीज है वो, क्लब फंजाई। वो मैंने इसलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्योंकि अभी हमारा टॉपिक नहीं है ना ये। जब टैक्सोनॉमी पढ़ेगी तब हम बताएंगे। टैक्सोनॉमी मतलब जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना फंजाई की, तब मैं बताऊंगा इसको अच्छे से डिटेल में। अभी तो हमारा टॉपिक नहीं है ये, तो क्या कि बार बार ये नाम आ रहे हैं तो मैंने तुम्हें बता दिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? एक पॉइंट लिखिए, ए पेरोक्सिसोम ड्राइव्ड प्लग लाइक स्ट्रक्चर, प्लग लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्मिक कनेक्टाइन कैसे होता है? प्लाज्मोडेस्माटा में पोस्ट करो। क्या कह रहे हो बेटा? ये आपको समझ नहीं आया, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कैसे होता है प्लाज्मोडेस्माटा? बेटा ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है ना। अगर मान लो प्लाज्मोडेस्माटा का मैं तुम्हें डिटेल बताऊंगा, सिर्फ अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जो सेट आपके, लेट्स सपोज दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है लेट्स सपोज, ठीक है? और इसके चारों तरफ ये आपकी सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल। ये फॉरवर्डेड मैसेज कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। ये आपकी सेल वॉल है, ठीक है? तो क्या होगा इस कंडीशन में? यहां पे अब देख रहे हो, ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, दोनों प्लांट का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड है, और इसको बोला जाता है, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, और प्लांट सेल के केस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का नाम रहता है प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, दिस इज नोन एज। तो ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे इसलिए डिस्क्राइब नहीं करता हूँ क्योंकि क्या ये हमारा सेल बायो का पार्ट है। हाँ, वॉर्निंग बॉडी अभी वही समझा रहा था बेटा, वॉर्निंग बॉडी उसी की डेफिनेशन लिख रहा था वॉर्निंग बॉडी के, बीच में किसी बच्चे ने डाउट, तो इस पॉइंट को कंप्लीट करिए। व्हाट इज दिस? ए पेरोक्सिसोम ड्राइव्ड प्लग लाइक स्ट्रक्चर known as Voronin body, known as Voronin body, Voronin body, Voronin body। इस पॉइंट को पहले लिखिए फिर समझते हैं। Voronin body appears, ये अपीयर होती है sometime during injury to plug the septum। अब इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट का मतलब क्या है? क्या रहता है कि लेट्स सपोज दिस इज योर, ये आपकी हाइफी है, ठीक है? और इसमें ये आपके सेप्टम है, ये आपके सेप्टम होंगे। अब एक्सीडेंटली मान लो यहाँ पे ब्रेक हो गया, इस जगह पे मान लो एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया, तो हाइफी जो है वो ब्रेक हो जाएगी, दो पार्ट में ब्रेक होगी। इस कंडीशन में होगा ये कि वैसे तो कंडीशन पूरी पैक रहती है, लेकिन जहां ब्रेक लगेगा वहां ब्रेक से जो भी रिजर्व फूड होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, वो लॉस होने के चांसेस होते हैं। अब एक चीज समझो, क्या कि जो पूरी की पूरी फंजाई होती है, इसका मतलब अगर उनका साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है, इसका मतलब तो ये हुआ जो पूरी की पूरी फंजाई है उसका सारा साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होगा। अगर, और दूसरी बात, सेप्टम कंप्लीट होते नहीं है, कहीं पे भी ब्रेक लगा तो वहां तो क्या होगा, ब्रेक से ही सारा प्रोटोप्लाज्म या कंटेमिनेशन हो सकती है, चलो लॉस नहीं हुआ तो इंजर्ड साइट है। जैसे हमारी इंजरी में क्या होता है, लेट्स सपोज स्किन के ऊपर कट लग गया, तो डॉक्टर क्यों बोलता है कि इसको कवर करो? इंजर्ड साइट को कट करने का रीजन क्या रहता है? इंजर्ड साइट को कट करने का रीजन रहता है कि वहां से बैक्टीरिया या पैथोजन एंटर कर सकता है। सेम इज द कंडीशन। तो उस केस में क्या होगा, इनको प्लग कर दिया जाएगा। लुक एट दिस डार्क कलर स्ट्रक्चर, इनको प्लग कर दिया जाएगा, मींस ब्लॉक कर दिया जाएगा, एंड दिस इज नोन एज वोरोनिन बॉडी। इसको बोला जाता है वोरोनिन बॉडी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोरोनिन बॉडी? जैसा हमने पढ़ा। अच्छा, इट इज पेरोक्सिसोम ड्राइव। पेरोक्सिसोम ड्राइव का मतलब, पेरोक्सिसोम इज ऑर्गेनली which is a micro body involved in oxidation। ऑक्सीडेशन में सेल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। इट इज पेरोक्सिसोम ड्राइव्ड। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वोरोनिन बॉडी किस ऑर्गेनली से बनी है, तो पेरोक्सिसोम से बनी है।
प्लग लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आपको वीडियो भेज दूंगा मैं इसकी। प्लग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज वोरोनिन बॉडी, क्या काम होता है, इंजरी के टाइम पे अपीयर होती है और प्लग कर देती है सेप्टम को। सेप्टम को क्या कर देती है, प्लग कर देती है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वोरोनिन बॉडी। अब उस डायग्राम में भी देख लीजिए, जो डायग्राम आपको भेजा था उस डायग्राम में भी देखिए, आपको दिखाया होगा डायग्राम, ये सेकंड जो डायग्राम है बिल्कुल उसमें देखिए पिंक कलर की एक स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। सेकंड डायग्राम में देखिए ध्यान से, पिंक कलर की एक स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। तो वो जो पिंक कलर की स्ट्रक्चर है दैट इज वोरोनिन बॉडी, यही प्लग करता है बेटा, इसका फंक्शन यही है वोरोनिन बॉडी का। अच्छा चलो डायग्राम देखो, उसमें समझाता हूँ। लुक एट दिस, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहां देखिए ध्यान से, ये एक हाइफी थी, क्लियर। इस हाइफी के इस पॉइंट पे कट लग गया। इससे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सबका साइटोप्लाज्म कॉमन होगा, मतलब पूरी हाइफी या माइसीलियम में साइटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड रहता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो यहां कट लग गया इस पॉइंट पे, तो यहां ब्रेक हो जाएगा, दोनों पार्ट ब्रेक हो गए, सेपरेट हो गए। तो जो प्रोटोप्लाज्म था इंटरनल, वहां से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये रेड कलर का साइन क्या दिखा रहा है, वहां से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। या ये हो सकता है कि कोई पैथोजन अंदर एंटर कर दे, तो उस केस में सेप्टम को ब्लॉक करने के लिए, ताकि कोई इंफेक्शियस एजेंट अंदर एंटर ना करे, या कोई लॉस ना हो रिजर्व फूड का, कैसा भी कंटेमिनेशन रोकने के लिए, उसमें क्या होगा, एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होगी जो सेप्टम को ब्लॉक कर देगी। सेप्टम को ब्लॉक कर देगी। ये किसमें मिलता है, सिंपल पोर सेप्टम की हम बात कर रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वोरोनिन बॉडी। सिंपली इसका इतना ध्यान रखिएगा, मतलब कि इंजरी के टाइम पे ये लॉस होने से बचाती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। जब भी इंजरी होती है उस टाइम पे प्रोटोप्लाज्म लॉस होने से बचाती है। क्लियर है बेटा। पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम का फंक्शन बेटा इसमें माइक्रोबॉडी है विच इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, लाइक जैसे प्लांट्स के केस में C2 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व रहती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज क्वाइट टॉक्सिक सब्सटेंस जो सेल की मेटाबॉलिज्म में बनता है, इसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करती है। क्लियर, तो ये इसका फंक्शन रहता है। So this is the second type of septum, ये हमने second type of septum पढ़ा, that is known as simple pore septum। अब हम आते हैं next type septum पे। The third type of septum is dolly pore septum। जो तीसरे टाइप का septum है that is dolly pore septum। dolly pore septum, इसके लिए जो लास्ट डायग्राम है वो ओपन करके रखिएगा dolly pore septum के लिए। So इसके पहले पॉइंट लिखिए, फिर हम बात करते हैं, बट इस dolly pore septum के पहले पॉइंट लिखिए। So dolly pore septum, the first point, it is present in higher fungi, in higher fungi। किसमें, Basidiomycetes, Basidiomycetes। पॉइंट क्लियर है। अभी हमने बात की थी इस पॉइंट पे कि ये जो 5 क्लासेस हैं, इनमें से ये जो 2 आती हैं लोअर फंजाई में आती हैं, ये हायर फंजाई में आती हैं। तो Basidiomycetes में मिलेगा, ये जो आपको मिलेगा ये किसमें मिलेगा, Basidiomycetes में। इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ Basidiomycetes। सेकंड थिंग, second type of septum beta simple pore septum, that is known as simple pore septum। it possess barrel shape swelling, it possess barrel shaped swelling around the pore। पहले पॉइंट लिखिए फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। it possess a barrel shaped swelling around the pores। clear, further covered by special membrane on either side known as पेरेंथोसोम, जिसको बोला जाता है पेरेंथोसोम, या उसका दूसरा नाम है पोर कैप, सेप्टल पोर कैप भी बोल सकते हैं, पोर कैप भी बोल सकते हैं। अब इसको समझो वो क्या कह रहा है, इस पॉइंट में समझो वो क्या कह रहा है। पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं फिर उस वहां पे आऊंगा। लुक एट दिस, दिस इज द हाइफी, ये आपका हाइफी है, और ये इसमें पोर्स है, सेप्टम है, ये आपके सेप्टम है। मैं एक सेप्टम को अगर बड़ा करता हूं तो ये आपका सेल वॉल हुई, ठीक है, ये सेप्टम हुआ,
दिस इज सेप्टम, ये आपका सेप्टम हुआ। इस सेप्टम में पोर के अराउंड बैरल शेप थिकनिंग मिल रही है, बैरल शेप, ये बैरल शेप होती है, दिस इज बैरल, इसको बैरल बोला जाता है। ये जो ये शेप होती है ना, दिस इज बैरल शेप, इसको बैरल शेप बोला जाता है। तो बैरल शेप थिकनिंग मिल रही है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग, इट इज सराउंडेड बाय पेरेंथोसोम। अब आपको पता है पेरेंथेसिस क्या होते हैं? पेरेंथेसिस वो सिंबल नहीं होते ऐसे वाले, दीज आर, ये जो सिंबल्स होते हैं इनको पेरेंथेसिस बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से था, इसको बोला जाता है डोलीपोर सेप्टम। दिस इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेप्टम। पेरेंथोसोम, इस थिकनिंग का नाम बेटा पेरेंथोसोम, दिस इज नोन एज पेरेंथोसोम। ये सबसे एडवांस टाइप का सेप्टम है, दिस इज नोन एज डोलीपोर सेप्टम। क्या बोलेंगे इसको? डोलीपोर सेप्टम बोलेंगे। अब उस डायग्राम को देखो, जो डायग्राम आपको भेजा गया है, उस डायग्राम में भी देखिए, जो थर्ड डायग्राम है, ब्लू कलर की सेल वॉल दिखाई हुई है, ब्लू कलर की इसमें सेल वॉल दिखाई हुई है बेटा। और सेंटर में जो पोर है, सेकंड नंबर पे जो पोर दिखाया हुआ है, द सेकंड टर्म, 3 नंबर इज सेल वॉल, सेंटर में पोर। पोर के अराउंड आप देख रहे हैं बैरल शेप थिकनिंग है, अराउंड द पोर देयर इज प्रेजेंट बैरल शेप थिकनिंग, क्लियर। एंड उसके चारों तरफ ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है, दैट इज पेरेंथोसोम, या सेप्टल पोर कैप बोल दिया जाता है, दैट इज नोन एज सेप्टल पोर कैप। So this is the most advanced type of septum which is present in case of Basidiomycetes. तो किसमें प्रेजेंट होगा? इन केस ऑफ Basidiomycetes। पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? बैरल शेप, बैरल शेप बेटा ये स्ट्रक्चर होती है। थिकनिंग का नाम बेटा बताया ना पेरेंथोसोम, उस थिकनिंग का, इस थिकनिंग का नाम नहीं, इसका नहीं, ये सिर्फ बैरल शेप है। प्रोटोप्लाज्म बेटा, 4 और 5 प्रोटोप्लाज्म है। ये दो सेल है ना, इधर वाला सेल और उधर वाला सेल, दोनों के प्रोटोप्लाज्म कनेक्टेड है। तो 4 और 5 पोजीशन से प्रोटोप्लाज्म शो की हुई है, माइट बी प्रोटोप्लाज्म है, क्योंकि मुझे यही डायग्राम मिला सबसे अच्छा, तो मैंने पोस्ट कर दिया। हालांकि इस डायग्राम को देखिए, प्रोटोप्लाज्म है दोनों तरफ। क्लियर है बेटा? ये बेटा क्या करता है पेरेंथोसोम, ये कंट्रोल रेगुलेटेड, जो जैसा ये सिंपल पोर था, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, ये वाली जो कंडीशन थी, यहाँ सिंपल पोर था, ये वाला, ये सिंपल पोर था। अब इसमें क्या होता है कि इसमें तो साइज के बेसिस पे मूवमेंट चल रही होती है, और क्या चीज मूव करेगी क्या चीज नहीं मूव करेगी वो साइज बताएगा, वो सिर्फ साइज बताएगा। लेकिन इस केस में क्या है, ये थोड़ा एडवांस टाइप का है, इसमें मूवमेंट रेगुलेटेड होती है। इसमें जो होगा मूवमेंट रेगुलेटेड होगी, मतलब किस चीज को मूव किया जाएगा, साइज के साथ साथ और भी चीजें रेगुलेट कर रही हैं। क्या होता है बेसिडियोमाइसिटीज में, एक और पॉइंट भी समझो, बेसिडियोमाइसिटीज में ना बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलती है, तो वहां पे न्यूक्लियस का मूवमेंट भी रेगुलेट करना होता है। ये कंडीशन बेटा हम बेसिडियोमाइसिटीज में पढ़ेंगे। लेट्स सपोज ये बेसिडियोमाइसिटीज का अगर सेल हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन भी मिलती है, उसके हाइफी में दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और उसमें हम कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, जिसमें क्लम्प कनेक्शन जैसी, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस का मूवमेंट करवाना होता है, तो वहां उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पेरेंथोसोम। क्लियर बेटा? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ उसको, जो डायग्राम है, जो फर्स्ट है दैट इज पेरेंथोसोम, पहली जो स्ट्रक्चर है दैट इज पेरेंथोसोम। सेकंड इज द पोर, सेकंड इज पोर, दोनों के बीच में साइटो, इसको पोर लिख लीजिए या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन लिख लीजिए। थर्ड जो है वो सेल वॉल है, हम यहाँ पे सेल वॉल मान के चल रहे हैं इसको। क्लियर? 4 और 5 क्या है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म है, ए एंड बी सेल अगर हम रिप्रेजेंट करें इनको, तो दिस इज द प्रोटोप्लाज्म, ये आपका प्रोटोप्लाज्म रहेगा। क्लियर है बेटा सबको? दिस इज द प्रोटोप्लाज्म। आई थिंक क्लियर है सबको बेटा? तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं फिर। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। बेसिस, बेसिस का मूवमेंट, न्यूक्लियस का जो मूवमेंट होगा वो ग्रोथ के बेसिस, आप कह सकते हैं कि एज पर रिक्वायरमेंट, लाइक न्यूक्लियस का जो मूवमेंट होता है वो डिवीजन के टाइम पे चल रहा होता है, हाइफी के टिप पे ग्रोथ चल रही होती है, हाइफी जो होता है ना उसके टिप पे ग्रोथ चल रही होती है। तो एक बाई न्यूक्लिएटेड हाइफी के साथ कैसे ग्रो करेगा, इसको ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझ लीजिए आप, कि अगर मान लो आपकी ये हाइफी है, ठीक है,
इसमें सब सेल्स में एक एक सेल है। सेकंड, ये हाइफी है, इनमें सब में दो दो सेल हैं। तो जब इसका डिवीजन चल रहा होगा, पहली वाली जो फर्स्ट कंडीशन है यूनिन्यूक्लियोटाइड, इसका डिवीजन तो आसान है। इसका डिवीजन में क्या होगा, ये सेल है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद दोनों के बीच में सेप्टम बन गया। लेकिन ये इतना सिंपल इस केस में नहीं होता, बाइन्यूक्लियोटाइड की कंडीशन में इतना सिंपल डिवीजन नहीं चल रहा होता। तो वहां पे टिप पे जो हाइफी मूवमेंट होती है। सेकंड थिंग ये होता है कि कौन से ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, इंटरनली प्रोड्यूस चल रहे होते हैं, उनका वो रहता है। हाँ जी, रिवीजन तो बेटा हम रोज ही करते हैं लास्ट में। हाउ ब्रेंथोसोम कंट्रोल, हाउ इट ट्रिगर्स। बेटा ये बहुत ज्यादा डिटेल के क्वेश्चन है, हमारे उससे मतलब बॉक्स से बाहर हो जाते हैं। फिर उसके लिए पेरेंथोसोम की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी। मैं तो करवा दूंगा, लेकिन इतनी चीजें आपको ध्यान रह जाएंगी। पेरेंथोसोम की मूवमेंट, सॉरी स्ट्रक्चर हम पढ़ें। फिर एक्चुअली देखो एक चीज, इस चीज को ऐसे समझो, लुक एट दिस। ट्रांसपोर्ट जो रहता है ना, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कंट्रोल तो ट्रांसपोर्ट ही करना है ना, ये रेगुलेटेड रहेगा। अगर ये रेगुलेटेड हुआ, रेगुलेटेड का मतलब होता है कि किस चीज को ट्रांसफर करना है, किस चीज को ट्रांसफर नहीं करना। तो उस केस में प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं। प्रोटीन्स मतलब, लुक एट दिस, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज ए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ये आपका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, और ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज अ मेम्ब्रेन, क्लियर। अब ए साइड, बी साइड, ए से बी की तरफ जाने वाली जो स्ट्रक्चर है, उनमें ये चीजें हैं, ये वाली चीज है, ये वाली है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये सब चीजें हैं, क्लियर। अब इसकी शेप के हिसाब से कौन सा मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, ये वाला ट्रायंगुलर शेप का, ये बाइंड कर सकता है। बाकी कोई भी बाइंड नहीं करेगा, स्केयर बाइंड नहीं कर सकता, ये बाइंड नहीं कर सकता। तो कोई भी मेम्ब्रेन अगर रेगुलेट करती है, कोई भी मेम्ब्रेन अगर रेगुलेट करती है किसको, ट्रांसपोर्ट को, तो उसमें ये मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। यू कैन सी लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की का मैकेनिज्म चल रहा होता है। तो वो वही सेम चीज इसमें भी चल रही होगी। पेरेंथोसोम है तो मेम्ब्रेन ही ना, है तो ये भी मेम्ब्रेन ही। लेकिन ये पॉइंट जो है हमारे बॉक्स से थोड़े बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इतने पॉइंट्स के हिसाब से तो फंजाई हम कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। अभी क्लियर है ना बेटा, ये पॉइंट जो मैंने बताया, सिर्फ ये बेसिक है इसका। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी। कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है हाइफी के अंदर, उन कंडीशंस को पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट, अंडर सर्टेन कंडीशन and in some fungi, under certain condition and in some fungi, होता क्या है, हाइफी मॉडिफाई हो जाती है। हाइफी मॉडिफाई इन फॉलोइंग वेज। हाइफी क्या होगी, वो मॉडिफाई हो जाएगी अलग अलग तरीके से। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी। मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी का मतलब है कि हाइफी जो है वो मॉडिफाई हो रही है अंडर सर्टेन कंडीशन। हाइफी जो है वो मॉडिफाई हो रही है, और इसमें सब में नहीं होती, कुछ फंजाई में होती है। उन स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं, जो मॉडिफिकेशन है उनके अलग अलग जो नाम है। सो द फर्स्ट इज प्लेक्टन काइमा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट इज प्लेक्टन काइमा। मॉडिफिकेशन वाले पार्ट में क्या होता है बेटा, कि जो हाइफी है ना वो सर्टेन कंडीशन में मॉडिफाई हो जाती है। मतलब एक तो हमने अभी पढ़ा हाइफी लूज है, लेकिन कुछ कंडीशन, जैसे अभी आप टॉपिक समझो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे मॉडिफाई होती है। तो द पहली कंडीशन है दैट इज प्लेक्टन काइमा। सो व्हाट इज प्लेक्टन काइमा, राइट डाउन। हाइफा, ये मॉडिफिकेशन के बाद में रिपीट करता हूं बेटा, ये एक बार टॉपिक लिख लो उसके बाद रिपीट करता हूं। हाइफा ग्रो टुगेदर, पहले पॉइंट लिखो फिर मैं समझाता हूं, एंड इंटरमिंगल्ड with one another as a thick woven tissue। इस पॉइंट को समझो क्या है मॉडिफिकेशन का मतलब, अभी समझ में आएगा। दिस इज हाइफी,
ये क्या है? हाइफी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये हाइफी है। इस नेटवर्क को आप क्या नाम देते हो? दिस नेटवर्क इज नोन एज माइसीलियम। इस नेटवर्क को क्या नाम दिया जाता है? माइसीलियम। अब क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, कई बार ये होता है कि हाइफी इतना ग्रो कर जाते हैं, सारे हाइफी आपस में इंटरमिंगल कर जाएंगे। अच्छा, एक चीज पहले एक और पॉइंट पे आता हूं। इन दो टर्म्स में या इन टर्म्स में डिफरेंस समझिए क्या है। ऐसे तो आपको पता होगा इसका इन टर्म्स का मतलब। सेल, सिंगल इंडिविजुअल टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल with common origin, almost having common function. एक ग्रुप ऑफ सेल है, व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन कॉमन और जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जनरल लिस्टिंग करूं मैं यहाँ पे। व्हाट इज ऑर्गन? ऑर्गन के केस में होता है, इट इज द कलेक्शन या एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू